हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब है कि एक तो हम डिस्कस करेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो माइक्रो एनालिसिस है फ्लो ऑफ करंट, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसके बारे में क्वेश्चंस, और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मेजरली जो है होने वाले हैं। कुछ सवाल आर इक्विवेलेंट के भी होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिए हैं, क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मीडियम होने वाला है। इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट या इजी टू मीडियम भी कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आप जानते हैं कि जेईई मेन में इसी लेवल में से पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बस आपको जो मैं सवाल करा रहा हूँ वो सवाल आपको इस लेक्चर के एंड में आने चाहिए। बस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने भी सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करें वैसे ही सवाल यदि कहीं पर आते हैं तो वो आपसे 100% जो है सॉल्व होने चाहिए। चाहे आप इस वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, चाहे आप वीडियो से शॉर्ट नोट्स बनाइए, लेकिन कुछ भी करके आपको ये सवाल आने ही चाहिए, बिकॉज ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पहला सवाल। गिवन दैट two resistances are R1 is equals to this ohm and R2 is equals to this ohm, what is the total resistance in parallel with possible percentage error is equal to। तो ये जो तरीका है रेजिस्टेंस को लिखने का, ये तरीका काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है। ये ऐसे ही लिखना चाहिए चीज़ों को कि यहाँ पर R1 का मतलब है R1 is equals to 5 ± 0.2 का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस को जब मेजर किया है तो उसकी मीन वैल्यू आई है 5 ओम के बराबर, और उसमें जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो 0.2 ओम के बराबर है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 4.8 से 5.2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। इसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है 0.2 ओम के बराबर। ऐसे ही जब इस रेजिस्टेंस को मेजर किया गया है तो इसमें 0.1 ओम की अनसर्टेनिटी है और 10 ओम इसका मीन वैल्यू है। तो हमें बताना है कि जब इन दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाएगा तो उनका इक्विवेलेंट की मीन वैल्यू क्या होगी और उनके इक्विवेलेंट में कितना एरर जो है हो सकता है, कितना अनसर्टेनिटी उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू में होने वाला है, ये आपसे पूछा यहां पर जा रहा है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले आप इंपीरियल फॉर्मूला लिखिए कि आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 1/r1 प्लस 1/r2 के। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट या डी आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस में डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, इनके एरर के बीच में रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब यहां देखिए बेटा, ये आर इक्विवेलेंट का मतलब है कि आर इक्विवेलेंट की मीन वैल्यू, आर इक्विवेलेंट का मीन वैल्यू, इसे ही आर इक्विवेलेंट यहां पर कहा गया है। इसका मतलब आप इन मीन वैल्यू से इक्विवेलेंट निकालिए इनका पैरेलल में। सो 5 और 10 को यदि पैरेलल में लगाया जाएगा तो इक्विवेलेंट कितना होगा, 10 × 5 डिवाइड बाय 10 + 5। सो 10 × 5 डिवाइडेड बाय 10 + 5 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 5 से गया 3 बार, आपको मिल गया यहाँ पे 10/3 ओम के बराबर। तो भैया यहां से आपको मिलता है डेल्टा आर अपॉन आर इक्विवेलेंट, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, और यहां पे 1/r इक्विवेलेंट और आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो आपको मिलेगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 10/3, और डेल्टा R1 का मतलब है कि यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर विच इज 25 प्लस में डेल्टा R2 विच इज 0.1 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर विच इज 100। तो ये आपको यहाँ से रिजल्ट मिल गया है। अब यहाँ देखिए बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इनके डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे।
सो दिस इज 0.8 बाय 100, दिस इज 0.1 बाय 100, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा आपके पास 0.8 प्लस 0.1 0.9 बाय 100, तो आपको मिलता है यहाँ पे 10 बाई 3 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलता है डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू 100, यानी कि परसेंटेज एरर इन डेल्टा आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पे भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आपको मिल जाती है 9/3, यानी कि 3% के बराबर आपको मिल जाता है परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट इज 3%। तो हमारा आंसर बेटा क्या हो जाएगा कि आर इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा 10/3 विच इज 3.33 प्लस में प्लस माइनस 3% ऑफ दिस वैल्यू, 3% ऑफ दिस वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 10/3 इंटू 3%, 3/100, 3 से 3 गया, 0.1 आपको मिल जाता है, तो 0.1 ओम यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं। सो 3.33 प्लस माइनस 0.1 ओम या 3.33 प्लस 3% जो है यहाँ पर आंसर आना चाहिए। सो 3.33 प्लस 3% हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे, और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं, और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेई मेन 2022 के लिए। ये जेई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी, और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है, और ये 23 जनवरी को होगा, और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने, और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद, और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है। जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं, और उनको इंप्रूव कर सकते हैं जेई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में
उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है एनकेसी सर लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। A cell of EMF E and internal resistance small r supplies current for the same time t through external resistance R100 R240 separately. If the heat developed in both cases is same, then internal resistance of the cell is given by. तो भाई यहाँ पर एक सेल है E, internal resistance R। अब ये 100 ओम के रजिस्टर को सप्लाई करता है करंट और हीट यहाँ पर कुछ डेवलप होती है, और ये सेम सेल जो है ये 40 ओम के रजिस्टर को भी एनर्जी सप्लाई करता है और हीट डेवलप होती है टी टाइम में कुछ और। तो दोनों ही केसेस में जो हीट डेवलप होती है वो एकदम बराबर है। तो आपको बताना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होने वाला है। तो भाई यहाँ इस वाले केस में मैं हीट डेवलप जो है इस वाले रजिस्टर में बता सकता हूँ I स्क्वायर RT के बराबर हीट डेवलप होगा। तो इसमें करंट कितना आ जाएगा आपके पास, E बाय R प्लस 100 I स्क्वायर R इंटू टी टाइम टी। इसमें जो हीट डेवलप हुई है इज इक्वल टू इसमें जो हीट डेवलप हुई है E अपॉन R प्लस 40 का स्क्वायर इंटू 40 इंटू टी। अब इसे आपको सॉल्व करना है और आपको जो है स्मॉल r की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं और आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। आंसर जो है आपको 60 के आसपास मिल जाता है। तो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो 63.3 के बराबर है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑल द एजेस ऑफ अ ब्लॉक विद पैरेलल फेसेस आर अनइक्वल। Its largest edge is twice its shortest edge. The ratio of the maximum to the minimum resistance between the parallel faces is equal to, आपसे पूछा गया है। तो हमारे पास एक ब्लॉक है, समझाता हूं इसका मतलब क्या है। तो यहां पे मैंने एक ब्लॉक बना दिया है, कुछ इस तरीके से। अब कहा गया है कि जो एजेस हैं ऑफ अ ब्लॉक विद पैरेलल फेसेस, यानी कि इसके जितने भी पैरेलल फेसेस हैं, जो पैरेलल फेसेस यहां पे देखिए कितने हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये और इसके पीछे वाला। समझ में आई बात कि आपके पास एक क्यूब है और क्यूब के जो 6 फेसेस हैं उनके 3 पेयर ऑफ पैरेलल फेसेस बन रहे हैं। 3 पेयर्स ऑफ पैरेलल फेसेस। अब उनकी साइड्स के बारे में कहा गया है कि उनकी एज की लेंथ जो है वो अलग अलग है। तो भाई मैं इसकी एज लेंथ मान लेता हूं किसके बराबर है, L के बराबर है। इसकी एज लेंथ जो है B के बराबर है और इसकी एज लेंथ जो है H के बराबर है। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग लेंथ हो चुकी हैं। और कहा गया है कि इसकी जो शॉर्टेस्ट एज है और लार्जेस्ट एज है उनमें रिलेशन दिया है कि वो ट्वाइस है शॉर्टेस्ट एज के। तो इसमें शॉर्टेस्ट एज मान लेता हूं B है, तो इसका मतलब L की जो वैल्यू है वो 2B के बराबर दी हुई है कि जब से इसकी जो लॉन्गेस्ट एज है और शॉर्टेस्ट एज का ये 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो इसका मतलब L की वैल्यू 2B के बराबर है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पैरेलल फेसेस के बीच में कितना हो सकता है, मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल फेसेस के बीच में कितना हो सकता है, और उनका बेसिकली आपसे रेशियो पूछा गया है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस की यदि बात करूं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेसेस के बीच में कितना होगा, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A के बराबर। तो यदि हमें रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है तो हमें लेंथ को मैक्सिमाइज करना होगा और एरिया को मिनिमाइज करना होगा। तो भाई देखिए सबसे ज्यादा लेंथ यहां पे कौन सी है, L के बराबर है। यदि मैं इस फेस और इस फेस के बीच में रेजिस्टेंस निकालूं तो रेजिस्टर की जो लेंथ है बेटा L के बराबर ली जाएगी, और एरिया जो है क्रॉस सेक्शन ये लिया जाएगा B और H के बराबर। तो यहां से मैं आरमैक्स की वैल्यू को लिख सकता हूं रो इंटू 2B डिवाइडेड बाय B इंटू H, B इंटू H। तो आप देख सकते हैं एरिया मिनिमम है बिकॉज ये साइड्स दोनों मिनिमम है, और लेंथ जो है मैक्सिमम है बिकॉज ये लार्जेस्ट लेंथ का इस्तेमाल यहां पर हमने किया है। तो ये हो गया आपके पास आर मैक्स। सिमिलरली जो है आर मिनिमम की वैल्यू यहां पे लिख सकता हूं रेजिस्टिविटी रो।
अब देखिए यहाँ पे यदि मिनिमम वैल्यू चाहिए तो लेंथ की वैल्यू मिनिमम, एरिया की वैल्यू मैक्सिमम, तो लेंथ की वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है, b के बराबर हो सकता है। यदि मैं इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस निकालूं तो लेंथ जो करंट को चलना होगा वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। तो रो b डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला एरिया जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा। सो L इंटू एच, यहाँ पे हम एरिया लिख देंगे L इंटू एच। तो ये हमारे पास R मिनिमम होगा, ये हमारे पास R मैक्सिमम हो गया, दोनों का रेशियो जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा 2 रो b डिवाइडेड बाय बी एच, और यहाँ जाएगा आपके पास रो b अपॉन एल एच। तो भाई यहाँ एक रो से एक रो कैंसिल आउट हो जाता है, और एक एच से कैंसिल आउट हो जाता है, और एक बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे मिलता है 2L अपॉन बी के बराबर आंसर। 2L अपॉन बी का हमें रिजल्ट मिल जाता है, 2L अपॉन बी। अब भाई L की जो वैल्यू है वो 2B के बराबर है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इंटू 2B डिवाइडेड बाय B। तो B से B चला गया, आंसर आ गया आपके पास 4 के बराबर। आंसर आ गया हमारे पास 4 के बराबर, आंसर वुड बी 4। समझ में आया आपको सवाल? अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Resistors of resistance 20 and 30 are joined in series with a battery of EMF 3 volt. It is desired to measure current and voltage across the 20 ohm resistor with the help of ammeter and voltmeter. Identify the correct arrangement of ammeter and voltmeter out of 4 possible arrangements shown in the figure given below. तो सवाल काफ़ी आसान लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये वाइवा में पूछा गया हो कि भाई हमें एक सर्किट है, और सर्किट में एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, और उस ब्रांच में करंट मेजर करना है। तो कैसे कैसे वोल्टमीटर अमीटर को हम लगा सकते हैं? देखिए काफी सिंपल है। ये आ गया आपके पास 20 ओम का रेजिस्टर, ये आपके पास आ गया 30 ओम का रेजिस्टर, और ये कनेक्टेड है 3 वोल्ट की बैटरी से, 3 वोल्ट की बैटरी से, 3 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया जाता है। अब हमें मेजर करंट करना है 20 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस एक अमीटर की सहायता से। पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्टमीटर की सहायता से मेजर करेंगे। तो जिस डिवाइस के अक्रॉस, जिस एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, तो उसके साथ हम पैरेलल में वोल्टमीटर को लगा देते हैं। तो वोल्टमीटर आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। इसके अक्रॉस निकालना होता है, इसके अक्रॉस लगा देते वोल्टमीटर को। तो हमें एज अ कैप, एज अ टोपी जो है हमें वोल्टमीटर को पहनाना है। तो हमने जो है टोपी की तरह जो है, ऊपर भी बना सकते थे, तो हमने टोपी की तरह जो है वोल्टमीटर को यहाँ पर पहना दिया है। यहाँ पे वोल्टमीटर हमने पहना दिया, और जो अमीटर है, अमीटर को ग्लव्स की तरह पहनाना होता है। तो अमीटर जो है आप यहाँ लगा सकते हैं, चाहे यहाँ लगा सकते हैं, जहाँ भी आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे आप अमीटर साथ में लगा दीजिए। तो अमीटर को ऐसे ग्लव्स की तरह पहना जाता है, और वोल्टमीटर को जो है टोपी की तरह पहना जाता है। तो आंसर जो है आप चेक कर सकते हैं कौन सा सही होगा। आई थिंक यही ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर वोल्टमीटर जो है लगाया गया है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इसका मतलब ये 30 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, तो ये तो गलत ही हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन करंट यहाँ पे ये जो मेजर करेगा वो यहाँ से करंट मेजर करेगा, यानी कि कोई भी यूजफुल वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। अमीटर आपको लगाना होगा यहाँ या फिर यहाँ, है ना। तो इस जगह ही आपको अमीटर लगाना होगा, ठीक। तो यहाँ पे तो बिल्कुल गलत कर दिया, यहाँ पे अमीटर को पैरेलल में लगा दिया है, तो क्या ही होगा जाने। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इन द सर्किट शोन इन द फिगर P is not equal to R. PQR are resistance and the reading of the galvanometer is same with the switch open or closed. Are IP, IQ, IR and IG are current passing through PQR and galvanometer, then is equal to. Then आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही होने वाला है। तो ध्यान से देखिए बेटा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। अब ये पता नहीं कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो कहा गया है कि ये स्विच चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, ओपन हो चाहे क्लोज हो, जो रीडिंग है गैल्वेनोमीटर की वो बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बंद करने से भी इसमें कोई करंट जा नहीं रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ पे इसको बंद करने से कोई करंट यहाँ पे फ्लो होता, तो इसका मतलब इसकी रीडिंग जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाती, और इसकी रीडिंग चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ से आने वाला करंट भी सेम है, यहाँ से आने वाला करंट भी सेम है। इसका मतलब इस वाली ब्रांच में करंट 0 के बराबर है। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जाम्पल हुआ, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जाम्पल हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि जो R में करंट है वही G में करंट है, और जो P में करंट है वही Q में करंट है। तो IP इज इक्वल टू IQ होना चाहिए, और IR इज इक्वल टू IG होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R और G में करंट सेम, R और G में करंट सेम, और P और Q में करंट सेम।
P और Q में करंट सेम, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यदि मान लीजिए यहाँ पे पांचवा ऑप्शन होता कि IP इज इक्वल टू IQ, तो आप उसे भी टिक कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A galvanometer of resistance 50 ohm is converted into a meter by connecting a low resistance of 1 ohm in parallel to the galvanometer. If full scale deflection of current of the galvanometer is 10 milliampere, then the maximum current that can be measured by the ammeter is equal to. तो ये galvanometer से ammeter बनाने की निंजा टेक्निक है। ये करते क्या है कि galvanometer का कुछ रेजिस्टेंस होता है, RG के बराबर कुछ रेजिस्टेंस है और जो दिया हुआ है 50 ओम के बराबर। तो इसकी एक लिमिट होती है, इसकी एक औकात होती है कि इतने करंट से ज्यादा ये नहीं झेल सकता है। जैसे मान लीजिए कि मारुति 8 सबसे जो वीक कार आपको लगती है उसके बारे में सोचिए। वीक कार या वीक बाइक या कोई ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, लेट्स से हम बात करते हैं एक्टिवा की बात करते हैं, तो एक्टिवा जो है लेट्स से उसका जो मैक्सिमम है स्पीडोमीटर वो 120 के बराबर है। अब मान लीजिए एक्टिवा में हम एक बड़ी बाइक का जो है इंजन स्वैप कर देते हैं और वो बाइक 250 की स्पीड तक जा सकती है। तो यदि हम एक्टिवा को 250 की स्पीड तक चलाएंगे तो क्या होगा, एक्टिवा 120 पर जाकर रुक जाने वाला है उसका स्पीडोमीटर। इसका मतलब स्पीडोमीटर की जो लिमिट है 120 है, यदि हम 250 पर यदि चलाएं भी एक्टिवा को तो क्या होगा कि वो मीटर आगे नहीं बढ़ेगा। सेम इस गैल्वेनोमीटर के साथ होता है कि गैल्वेनोमीटर जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा जो है करंट को मेजर नहीं कर पाता और वो फुल डिफ्लेक्शन ही शो करेगा। चाहे 250 पे चलाइए, 230 पे चलाई जाए, 130 पे चलाइए, आपको फुल डिफ्लेक्शन ही एक्टिवा में शो होगा। ऐसे यहाँ गैल्वेनोमीटर के साथ प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम करंट होता है उसको हम बाईपास करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, और मेजर पोर्शन ऑफ द करंट बाईपासेस थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस। तो बाईपासिंग यहां पर कर देते हैं करंट की, तो हमें अमीटर मिल जाता है। तो आप जानते हैं बाईपासिंग का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि फलाना ठिकाना बाईपास एक रास्ते को बोला जाता है जो एक मेन रोड से डाइवर्ट कर देता है ट्रैफिक को। क्योंकि मेन रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए बाईपास बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि मेजर सिटीज हैं, जैसे मान लीजिए आप सिटी ए से बी तक तरफ जा रहे हैं, रास्ते में सिटी सी पड़ता है, तो जो मेजर हाईवेज होते हैं वो सिटी के अंदर से नहीं जाते हैं, सिटी से साइड में ही कट लेते हैं और आउटर में ले जाकर सिटी के पार करा देते हैं रास्ते को। तो ऐसा ही यहाँ पे किया गया है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक बाईपास बना दिया है जिससे मेजर जो फ्लो है वो बाईपास के थ्रू हो जाए और सिटी में जो है ट्रैफिक ना हो। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। तो भाई यहाँ पे कहा गया है कि 1 ओम का शंट रेजिस्टेंस है, तो कितना मैक्सिमम करंट यहां से हम मेजर कर सकते हैं। तो और कहा गया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है अमीटर की, गैल्वेनोमीटर की, वो 10 मिली एम्पियर के बराबर है। तो भाई यहाँ देखिए ये बेचारा 10 मिली एम्पियर ही सह सकता था और अभी भी 10 मिली एम्पियर ही सह सकता है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो टोटल हमारे पास करंट है, उसमें से इतना माइनस करके, यानी कि I0 माइनस 10 मिली एम्पियर जो करंट है वो इस वाले पार्ट से गुजरना चाहिए, ठीक है। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे कि भाई टोटल करंट I0 आया, इसमें जितना जाना था उतना दे दिया, और बाईपास से कितना जाएगा करंट, I0 माइनस 10 मिली एम्पियर के बराबर। अब ये दोनों जो रजिस्टर हैं ये आपस में पैरेलल में भी लगे हुए हैं, इसका मतलब इनके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 भी यहाँ लगा सकते हैं। तो 10 मिली एम्पियर इंटू 50 इज इक्वल टू I0 माइनस 10 इंटू 1। तो यहां से आपको मिली एम्पियर में आंसर मिलने वाला है। सो 500 प्लस 10 इज इक्वल टू I0 आपको मिल जाता है, I0 की वैल्यू मिल जाती है 510 मिली एम्पियर के बराबर। सो 510 मिली एम्पियर हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कुछ ऐसा, इन द सर्किट शोन इन द फिगर V मस्ट बी इक्वल टू। तो यहां पे हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, कितना होगा। हमें करंट की वैल्यू दे रखी है, यहां पर 5 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी आपके पास सर्किट में काफी सारे वायर्स हों, प्लेन वायर्स हों, तो आप सबसे अच्छा है कि आप इसको रीअरेंज कर लें सर्किट को। तो रीअरेंज सर्किट को करने के लिए मैं यहाँ पे नामकरण कर रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं A कह देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं B कह देता हूँ। यदि यहाँ ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये वाला पॉइंट भी B होने वाला है। इस पॉइंट को मान लेता हूँ C है, तो ये पॉइंट C है, तो ये वाला पॉइंट भी C होगा। और ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ D के बराबर है, तो ये पॉइंट D है, तो ये पॉइंट भी D है, और ये पॉइंट भी
डी के बराबर है। अब इस सर्किट को रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया आपके पास डी और यहाँ पे आ गया आपके पास सी। तो ए और अच्छा सी को यहाँ लगा दीजिए और डी को लगा दीजिए यहाँ पर। अब ए और सी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम। सी और डी के बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच में 20 ओम का रेजिस्टेंस है। सी और डी के बीच में 100 ओम का रेजिस्टेंस है और सी और डी के बीच में 25 ओम का रेजिस्टेंस भी है, 25 ओम का रेजिस्टेंस भी यहां पर है। और बी और डी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, बी और डी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। और जो करंट जा रहा है इस वाली ब्रांच में, अच्छा यहाँ पे बैटरी और लगा दीजिए, मान लीजिए वी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में हमें निकालना है। तो करंट 6 ओम वाले रेजिस्टर में से जा रहा है कितना, 5 एम्पियर के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे 5 एम्पियर के बराबर करंट जा रहा है, इसका मतलब 5 ईयर यहाँ पे जा रहा है, तो 5 एम्पियर करंट ही यहाँ से आ रहा होगा, 5 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा होगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में निकालना होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालिए। और बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूं कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना होगा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूं। बिकॉज यदि मैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, आर इक्विवेलेंट, और मुझे करंट मालूम है कितना है, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, करंट 5 एम्पियर के बराबर है, तो मैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं, आई विच इज 5 एम्पियर इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहां से मुझे ये पता है, ये पता है, तो मुझे ये भी मिल जाएगा आराम से। तो मुझे बेसिकली बस आर इक्विवेलेंट यहां से निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। 20 और 25 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, 25 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 45। सो 5 से गया है 5 बार, 5 से गया है 9 बार, आपके पास आ गया 100/9, और 100/9 और 100 का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मिलेगा आपको 100/100/9 प्लस 100, तो आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9, और 1000/9 आपको यहाँ से मिल जाएगा। 9 से 9 चला गया, 1000 से 3 0 चले गई, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 10 ओम के बराबर रेजिस्टेंस। ये 10 ओम है, 4 ओम 14 ओम, और ये 6 ओम कितना हो गया 20 ओम, ये वैल्यू आ गया आपके पास 20 ओम के बराबर। सो 20 इंटू 5 कितना आ गया आपके पास 100 वोल्ट के बराबर। आंसर मिल जाता है 100 वोल्ट के बराबर। टिक कर दीजिए जो भी सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी।